स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत बेनिफिशियरी होगी अगर आप लोग डायरेक्ट उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो बच्चे इस बार अपने एनआईओएस की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं, या आप लोग के रिलेटिव में या पहचान में या फ्रेंड सर्कल में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी कारणवश अपनी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाया। टू द पॉइंट हम सीधे बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर यह बात हो रही है कि बच्चा किसी भी कारण से अपनी एनआईओएस की, चाहे 10वीं है चाहे 12वीं है, इन दोनों क्लासेस को वो पास नहीं कर पाया है ना। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि वो पास नहीं कर पाया इस वाली क्लास को। तो अब इस वाले बच्चे के सामने क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि वो बच्चा उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, तो अब वो आगे क्या करे। और खास करके मैं यहाँ पर किसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं एनआईओएस के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो 10वीं या 12वीं की परीक्षा को पास नहीं कर पाया है तो उस बच्चे के लिए अब आगे कौन कौन से रास्ते बचे हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या क्या उसको तरीके अब अपनाने हैं अपनी उस परीक्षा को पास करने के लिए। तो वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बारीकी से दूंगा और बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी है। एक एक चीज मैं आपको 100% पूरे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपने अब क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका रिजल्ट आया है उसमें कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे सब्जेक्ट है हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, पेंटिंग। बच्चे के सब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे 10वीं है चाहे 12वीं है, ठीक है। और रिजल्ट के आगे यहाँ पर कुछ आपके एब्रीविएशन का प्रयोग किया जाता है, मतलब कुछ आपके लिए कुछ कोड्स में चीजों को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो पी लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सब्जेक्ट में बच्चा पास हो गया। इसमें लिखा हुआ SYC, इसमें बच्चा पास नहीं हुआ। इसमें भी लिखा हुआ SYC, इसका मतलब इसमें भी पास नहीं हुआ। इसमें पास हो रहा का पी लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ SYC तो मतलब इसमें भी पास नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ SYCP मतलब इसमें वो बच्चा पास नहीं हुआ, लेकिन किस में पास नहीं हुआ, प्रैक्टिकल में पास नहीं हुआ। तो ये कुछ कोडिंग है जो आपको समझनी होगी और वही सब चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। कुछ और सवाल रहते हैं बच्चों के मन में, जैसे कि अगर सर मैं इसमें से मान लो जैसे यही बच्चा है तो ये कितने सब्जेक्ट में पास है। अगर मैं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर चीजों को समझाऊं आपको, तो इसमें बच्चा कितने सब्जेक्ट में पास है, तो हम बोलेंगे भाई एक तो इसमें लिखा हुआ पास, जिसे मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, है ना। दूसरा ये वाला, तो ये बच्चा इन 2 सब्जेक्ट में पास है। तो अब ये इस तरीके का अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंट के बिहाफ पे यहाँ पर बात करूंगा, केस कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का रिजल्ट होगा। तो ऐसे में बच्चा क्या करे, उसके सामने कुछ सवाल होते हैं कि मैं जिन सब्जेक्ट को ऑलरेडी पास कर चुका हूं, क्या उनको मुझे दोबारा से री एग्जाम देना पड़ेगा, क्या दोबारा से मुझे री एग्जाम देना पड़ेगा उन सब्जेक्ट का भी जिनको मैं पास कर चुका हूं। दूसरा सवाल ये रहता है कि क्या दोबारा से मुझे इन सारे सब्जेक्ट्स के टीएमए भी सबमिट करने पड़ेंगे। हालांकि इस बच्चे ने तो टीएमए सबमिट ही नहीं करे हैं इसके सारे सब्जेक्ट। उसमें देखोगे आप तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया गया है। तो ये कब होता है बच्चों, जो स्टूडेंट अपने टीएमए नहीं देते हैं और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके उसमें टीएमए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उनके ओवरऑल मार्क्स के हिसाब से ही उनको उसमें टीएमए में ग्रेड दे दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्हें टीएमए के मार्क्स मिल रखे हैं, जो 20 में से आपको मिलते हैं। अभी कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, जितने भी मार्क्स मिले टीएमए के। तो अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने टीएमए दे रखे हैं, उसके सारे टीएमए के मार्क्स भी आ गए हैं, लेकिन वो रिजल्ट में फेल हो गया, तो क्या उस बच्चे को दोबारा से टीएमए देने पड़ेंगे। एक सवाल ये आता है कि क्या दोबारा से मुझे अपना एडमिशन भी लेना पड़ेगा, क्या दोबारा से मुझे अपना एनआईओएस का एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लूंगा तो फिर उसका क्या तरीका है, और दोबारा से मुझे अपनी फीस देनी पड़ेगी। तो मैं आपको बारी बारी से ये सारे के सारे सब्जेक्ट, इसके जो है जो हमने सब्जेक्ट ले रखे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस में, इन सबके मैं आपको एक एक करके आंसर दूंगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। देखिए, सबसे पहले उस वाली कैटेगरी के बच्चे की हम बात करते हैं जो किसी भी कारणवश, अब वो कारण चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है। बच्चा मान लो कुछ सब्जेक्ट में पास है, कुछ में पास है और कुछ सब्जेक्ट में वो बच्चा फेल है। ये 2 बात है, ठीक है। वो बच्चा कुछ सब्जेक्ट में पास और कुछ में फेल है। अब हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, एनआईओएस में आपको इतना बढ़िया एक बोलते हैं कि आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी समझ लीजिए इस चीज को, कि आप जिस सब्जेक्ट में पास हैं, जिस सब्जेक्ट में आप पास हो रखे हैं, उस सब्जेक्ट का आपको दोबारा से री एग्जाम नहीं देना है। ध्यान से सुन लेना, इस सब्जेक्ट का आपको री एग्जाम नहीं देना है जिसमें आप ऑलरेडी पास हो, ठीक है। बात आती है अब जिसमें आप फेल हो, तो जिसमें आप फेल हो केवल आप उसी का आप लोग एग्जाम देंगे। ये कितनी अच्छी बात है, आप इसको समझिए। अगर स्टूडेंट
5 में से मैं कहता हूं अगर वो एक सब्जेक्ट में भी पास है तो उस इस वाले एक सब्जेक्ट का उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। केवल जो उसके रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें वो फेल है उसको री एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने पहली कैटेगरी के बच्चे के लिए बताई है। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आप लोग पास हो उसका आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसके मार्क्स आपके एज इट इज नेक्स्ट एग्जाम में फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये बच्चे के ये 2 सब्जेक्ट में पास था इन 2 वालों में, तो इसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही इसके मार्क्स आगे फॉरवर्ड होते रहेंगे। दूसरी बात, सर अब इसके लिए हमें क्या दोबारा से टीएमए देने पड़ेंगे? नहीं, नो, सीधे अक्षरों में इसका जवाब है नो। अगर ऑलरेडी आप लोग टीएमए जमा कर चुके हैं और इससे पहले में आपके टीएमए के मार्क्स आ चुके हैं तो आपको टीएमए भी दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरे वाले सवाल का जवाब। अब आता है तीसरा सवाल कि अगर हम लोग, चलो ठीक है, ना तो हमें दोबारा से एग्जाम देने हैं जिन सब्जेक्ट पे पास हैं या जिसके हमें टीएमए के मार्क्स मिल रखे हैं उसको हमें दोबारा से नहीं देना है। अच्छा, टीएमए में ये बात ध्यान रखना, टीएमए अगर आपको मार्क्स मिल रखे हैं उस सब्जेक्ट के भी जिसमें आप फेल हैं तो उसके भी टीएमए आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा, जिस सब्जेक्ट में आप पास हैं उसका तो आपने एग्जाम देना ही नहीं है, टीएमए भी नहीं देना है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में फेल है उसका आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन केवल एग्जाम। अगर टीएमए आप लोग पास कर चुके हैं तो टीएमए आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अब आती है तीसरी बात कि हमें क्या, जैसे चलो ठीक है ये सब चीजें तो हो गई, तो क्या अब हमें दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा? तो एडमिशन भी आपको नहीं लेना पड़ेगा। ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ लो। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि एनआईओएस का जो एक एडमिशन होता है ये आपका वैलिड होता है 5 साल तक के लिए। ये वैलिड होता है 5 साल तक के लिए, और इस 5 साल में आपको हर सब्जेक्ट के 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। समझ रहे हो? 9 बार आपको चांस दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए, और ये 5 साल तक आपका एडमिशन वैलिड रहता है। और ये जो आप 9 बार एग्जामिनेशन देने के आपको मौके मिल रहे हैं, बस आपको एग्जाम फीस देनी पड़ेगी जितनी बार आप एग्जाम देने के लिए बैठेंगे जिस भी सब्जेक्ट का, केवल उसी सब्जेक्ट की आपको एग्जाम फीस देनी होगी। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें। अब इस चीज का प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि ये जो आपका एनआईओएस का आई कार्ड है, यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका एनआईओएस का आई कार्ड है, इसके यहीं पर आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं कि मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस साल आपने एडमिशन लिया है उस वाले साल से लेकर के अगले 5 साल तक ये आपका एडमिशन वैलिड रहता है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई कि 5 साल के लिए आपका एडमिशन जो है ये वैलिड रहता है, और इन 5 साल में आपको 9 बार मौके दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट को पास करने का जिस सब्जेक्ट को आप लोग पास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बात समझे? वही चीज। अब उसके बाद अगला सवाल है रीफीस, मतलब दोबारा से फीस देनी होगी। तो मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर, तो इसी वाले सवाल में आपको मिल गया कि आपको दोबारा से फीस देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या भरनी है? एग्जाम फीस। एग्जाम फीस आपको भरनी है उसी सब्जेक्ट की जिसमें आप लोग फेल हो रखे हैं। अब एक और सवाल जो सबसे अजीबो गरीब सवाल है उसको हम यहाँ पर सुनते हैं। अगर आप लोग ध्यान से इस स्कोर कार्ड को देखें तो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें समझाई, मैं सारा रब कर देता हूँ, केवल एक चीज अब आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान देना, इससे पहले का सब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको केवल इसमें अब एक चीज समझाता हूं, उस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उस कैटेगरी के भी होंगे। देखो यहां पर क्या है कि स्टूडेंट जो है कुछ सब्जेक्ट के आगे तो लिखा हुआ SYC 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 और कुछ के आगे लिखा हुआ SYCP। तो देखो जिसके भी आगे SYC लिखा हुआ इसका मतलब आप इसमें टोटली अनसक्सेसफुल हैं, दैट मीन्स इस सब्जेक्ट में बच्चा टोटली फेल है। मतलब कि इस सब्जेक्ट के बच्चे को पूरा एग्जाम देना पड़ेगा। पूरे एग्जाम का मतलब थ्योरी का भी, इसमें जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो भी, एज वेल एज प्रैक्टिकल का भी। तो बच्चे को इसके दोनों एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी अगर ये सब्जेक्ट उस कैटेगरी का है जिसका प्रैक्टिकल और थ्योरी 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, क्लियर बात। अगर इस सब्जेक्ट में केवल थ्योरी है तो दैट मीन्स कि बच्चे को उसमें थ्योरी का ही एग्जाम देना है, ये खुद में समझने वाली बात है। लेकिन जिस सब्जेक्ट के आगे लिख दिया SYCP, जैसे मैंने ये रेड कलर से हाईलाइट कर दिया, ये पेंटिंग वाला सब्जेक्ट है, इसके आगे लिखा हुआ SYCP, दैट मीन्स कि यहां पर अब बच्चे को क्या करना है? बच्चे को थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, बच्चे को सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। क्योंकि इसका मतलब क्या लिखा हुआ, SYCP का मतलब सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल, मतलब
स्टूडेंट को अभी ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में पास करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स वो थ्योरी में पास है। तो जिस भी रिजल्ट के कोड के आगे अगर SYC के बाद P लिखा है तो उसका मतलब भाई आप लोग थ्योरी में पास हो, केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है आपने, थ्योरी का नहीं देना है। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट के आगे अगर लिख दिया SYC, इसका मतलब आप टोटली उसमें फेल हैं। दैट मीन्स थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आपको दोनों के एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये पेंटिंग का एग्जाम्पल दे दिया जिसमें SYCP लिखा हुआ। अब इस वाले केस में बच्चा बोलता है कि सर हम एग्जाम फीस कैसे भरें, हम एग्जाम फीस कैसे सबमिट करें, क्योंकि प्रैक्टिकल की तो एग्जाम फीस भरने का ऑप्शन आता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे समझें कि ये स्टूडेंट केवल पेंटिंग में ही फेल हुआ था, सिर्फ पेंटिंग में, बाकी इन सब में ये पास है, हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट तो आपने बोला सर कि प्रैक्टिकल का एग्जाम देगा खाली क्योंकि इसके आगे SYCP लिखा हुआ, तो लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन हमें मिलता ही नहीं है जिसमें हम खाली प्रैक्टिकल की एग्जाम फीस भरें। तो स्टूडेंट होता क्या है कि प्रैक्टिकल की कोई एग्जाम फीस नहीं जाती। जब एग्जाम फीस जाती है तो वो टोटली जाती है। टोटली मतलब किसी एक सब्जेक्ट की पूरी जाती है जिसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की जोड़ी होती है। तो ऐसे वाले केस में स्टूडेंट ने क्या करना है, पेंटिंग में जैसे वो पास हो रखा है थ्योरी में, तो इस बच्चे ने क्या करना है, टोटल एग्जाम फीस भरेगा ये इस वाले सब्जेक्ट की। सुनते रहो पहले पूरा, टोटल एग्जाम फीस इसने भर दी। अब इस बच्चे ने क्या करना है, इसने क्या करना है, जिस दिन इसका थ्योरी का एग्जाम होगा, जिस दिन थ्योरी का एग्जाम होगा उस दिन ये बच्चा हो जाएगा एब्सेंट। उस दिन इसे एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस दिन जाएगा, ये जाएगा केवल प्रैक्टिकल वाले एग्जाम दिन। जिस दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम है उस दिन जाकर के प्रेजेंट हो जाए और अपने पेपर को दे ले, तो इसके प्रैक्टिकल के नए मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। जबकि जो थ्योरी के जो पुराने मार्क्स थे, जैसे यहाँ पर हमारे सामने कितने हैं, 19 नंबर हैं बच्चे के, तो ये ही 19 वाले उसके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नए वाले रिजल्ट में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है स्टूडेंट आप लोगों को किस किस तरीके से, अगर आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं, कुछ में फेल हैं, है ना। और दूसरी बात, आप लोग ये समझिए कि NIOS में पास किसे कहा जाता है। अगर NIOS से किसी बच्चे को 10वीं और 12वीं का पासिंग मार्कशीट लेना है तो उस बच्चे को कम से कम 5 विषय पास करने होते हैं, कम से कम 5 सब्जेक्ट उस बच्चे को पास करने होंगे। समझ गए। मान लो किसी स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट ले रखे लेकिन उसमें से वो 5 में पास है और 1 में फेल है, तब भी ये वाला बच्चा पास ही कहलाएगा। वो मार्कशीट के नीचे भी उसका रिजल्ट में पास ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कम से कम बच्चे को 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जो कि ऊपर वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब जो फेल हो गया है, वो अपनी एग्जामिनेशन कैसे दे सकता है। उस बच्चे के पास अब 2 ऑप्शन है, एक तो है ओट्स का और दूसरा है पब्लिक का। ये ओट्स और पब्लिक क्या हुआ, देखिए ओट्स में बच्चे का क्या करना होता है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें बच्चा अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी डेट को एग्जाम देना चाहता है और जिस भी लोकेशन पे एग्जाम देना चाहता है वो अपनी मर्जी के अनुसार एग्जाम दे सकता है। बस कब नहीं दे सकता है वो, केवल अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में। इन 4 महीनों को छोड़कर वो पूरे साल भर में कभी भी कहीं भी एग्जाम दे सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। दूसरा आ जाता है ऑप्शन उस बच्चे के पास पब्लिक एग्जाम का। पब्लिक एग्जामिनेशन साल में 2 बार होती है, एक जैसा मैंने आपको बताया अक्टूबर नवंबर में और एक होती है आपकी अप्रैल मई में। समझ गए बात को। तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन आ गए, एक तो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे ले, लेकिन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में वो अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में नहीं दे सकता, और ठीक यही अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर उसके लिए अवेलेबल हो जाता है पब्लिक एग्जामिनेशन में। तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो जब चाहे तब अपना एग्जाम दे सकता है। दैट मीन्स कि वो पूरे साल भर जब चाहे अपना एग्जाम दे सकता है, उसके पास यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये पूरा तरीका है किस तरीके से एक बच्चा जो किसी कारणवश परीक्षा पास नहीं कर पाया तो उसमें उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से वो अपनी परीक्षा पास कर सकता है दोबारा से अपनी केवल एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, लगभग 250 रुपए थ्योरी वाले विषय की और 120 रुपए जिसमें प्रैक्टिकल होगा। कुछ इसी तरीके से आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है। ठीक है, तो आप इसे लगा सकते हैं कि ये हार्डली आपका 2000 रुपए के अंतर्गत ही सारी फीस आपकी आ जाती है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। और एग्जामिनेशन फीस केवल सब्जेक्ट वाइज देनी है, जिन जिन सब्जेक्ट में आप फेल हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट की आप एग्जामिनेशन फीस दें। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अब अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ ऐसा सवाल है जो आप लोगों को समझ में ना आ रखा हो, आप
इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर लगातार बना हुआ है, उस पर आप कॉल कर लीजिए या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। आपके सवाल का जवाब आपको बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है पूरा अपना, और परीक्षा की तैयारी आप लोग दोबारा से कर लीजिए, है ना। क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है, मैंने सब बता दिया। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जिस विषय में आप लोग पास हो चुके हैं उसको आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, और ना ही एग्जामिनेशन फीस के अलावा आपको कुछ और देने की जरूरत है, ठीक है। इतनी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी और आप लोगों की जो एक डाउट की सिचुएशन है वो कुछ हद तक दूर हुई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।